हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट ही योर इंग्लिश शूटर पे। आज फरवरी 22 के द हिंदू के दोनों ही एडिटोरियल्स थोड़े से बोरिंग भी हैं और इररिलेवेंट इश्यूज पे भी बेस्ड हैं। इसलिए आज पढ़ने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल अ बिगर आइडिया ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एनआरआईज पे जो यूएस यूके कनाडा में रह रहे हैं। इंडिया की डेवलपमेंट में इनका कितना बड़ा योगदान है इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ऊपर मिलेंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस और नीचे मिलेंगे ग्रामर और वोकैब के। तो अच्छे से आर्टिकल को पढ़ो। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं इन क्वेश्चंस पे लास्ट में अप्लाई करेंगे ताकि आपको 6 में से 6 मार्क्स मिले। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी अ बिगर आइडिया ऑफ इंडिया। कह रहा है जी इंडिया का एक और बड़ा आइडिया भी है। एक इंडिया तो आप ये देख ही रहे हो 130-140 करोड़ पॉपुलेशन का, जिसकी ओवरऑल जीडीपी है 3.5 जो है ट्रिलियन डॉलर, है ना, 3500 बिलियन डॉलर जिसकी जीडीपी है। लेकिन एक इंडिया 130 करोड़ के पार भी है। इसमें आप 3.5 करोड़ लोग और भी जोड़ दो जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन आज भी इंडियन है मन से। इन लोगों की अपनी खुद की एक जीडीपी है तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की। ये इंडिया से बाहर गए हैं अच्छे अच्छे काम करने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने, कहीं यूएस में, कहीं यूके में, कोई कनाडा में। तो ये जो इंडियंस की जीडीपी अगर आप जोड़ोगे ना और इनका जो कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ये बिगर आइडिया ऑफ इंडिया हो जाएगा। इंडिया जो कि 7 समंदर पार भी आपको मिलेगा। चलिए आप मोटा मोटा मीनिंग समझ गए इसका। अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे बिजनेस लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट थिंक ऑफ many more ways of integrating the diaspora's economic dynamism to the India story। कह रहे जो बिजनेस लीडर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कौन कौन है भाई? ये बिजनेस लीडर्स हो गए टाटास, अंबानीस, है ना, जो है समझ गए ना, बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं जो मित्तल्स। पॉलिसी मेकर्स का मतलब है वो लोग जो पॉलिसी को मेक करते हैं, हमारे नेता लोग जो संसद में बैठे हैं। कह रहे जी सारे टाटास बिरलास को और सारे पॉलिसी मेकर्स को मिल करके मस्ट थिंक सोचना होगा। मस्ट थिंक जरूरी सोचना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए भाई? किस बारे में सोचना चाहिए? ऑफ लगा के बता रहा है। मैनी मोर वेज के बारे में, और कई रस्तों के बारे में जो है इंटीग्रेट करने के, एक बनाने के। इंटीग्रेट करना, चीज़ों को साथ में लाना, एक बना देना, सिंगल बना देना। तो वो रास्ते हैं जो यूनिफाई करेंगे, सिंगल बना देंगे हमारी जो डायस्पोरा है उसके इकोनॉमिक डायनेमिज्म को इंडिया की स्टोरी में। देखिए डायस्पोरा का मतलब है प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं, जो कभी भारत में पैदा हुए थे, यहाँ का पासपोर्ट रखते थे लेकिन अब चले गए, है ना, डायस्पोरा बन जाते हैं वो। और इकोनॉमिक डायनेमिज्म का मतलब है आपका आर्थिक उत्साह। आप कितने उत्साह से अपनी, समझ गए ना, अर्थनीति चलाते हो, इकोनॉमी चलाते हो। तो इनका जो इकोनॉमिक डायनेमिज्म है ना, इसको भारत की ग्रोथ की स्टोरी में इंटीग्रेट करने के लिए इनको और रास्ते सोचने होंगे। समझ पा रहे हो ना? मोटा मोटा मतलब इस सेंटेंस का अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो ये है कि कुछ ऐसा करो कि ये सब जो डायस्पोरा है ना, जो बाहर रहती है और खूब पैसा कमाती है, इंडिया में भेजती भी है, ये और ज़्यादा इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करें, शायद इंडिया के लिए काम करना भी शुरू करें, ग्रोथ स्टोरी का ये पार्ट बन जाए, इंटीग्रेट हो जाए। चलिए सब्जेक्ट है आपका लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, वर्ब है इसकी मस्ट थिंक। डायस्पोरा ये वर्ड देख लेना, बोलने में क्या लिख रहा है देखने को, डायस्पोरा, ऐसा कुछ बोलने में आ रहा है ना, हिंदी वाले ऐसा ही बोलेंगे इसको। इंग्लिश में इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डायस्पोरा। प्रवासी भारतीयों का ग्रुप कहलाता है डायस्पोरा। जैसे एक डायस्पोरा आपको मिलेगी यूके में, एक मिलेगी यूएस में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूजीलैंड में। हर कंट्री में हमारी डायस्पोरा है, हमारे प्रवासी भारतीयों का ग्रुप बना हुआ है। डायमंडिज्म मैंने आपको बता दिया है, गतिशीलता बोलते हैं हिंदी में, उत्साह, विगर या पेस भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भारी भारी वर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं ना, डायस्पोरा, सरकमस्क्राइब, ये सारे वर्ड्स मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ एक शीट पे, ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। अब उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाइट ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें।
बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, डायस्पोरा से शुरू करेंगे आज के वर्ड्स को। थोड़ा मैं जूम इन कर दूं इसको, अब मेरे ख्याल से ठीक दिख रहा होगा मोबाइल फ़ोन वालों को। डायस्पोरा का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड एंड हैविंग कॉमन नेशनैलिटी। इंडियन डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा, बांग्लादेशी डायस्पोरा, डायस्पोरा किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। प्रवासियों का ग्रुप है, बाहर रहने वालों का। अब प्रवासियों के लिए सारे वर्ड्स हैं एमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, एक्सपैट्रिएट्स, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारतीय प्रवासी जो थे वो जो टेक्सास में रहते थे, इस स्टेट में अमेरिका की, इकट्ठे हो गए वो सड़कों पे पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। तो ऐसे आप डायस्पोरा वर्ड को यूज़ करते हैं। यूज़ करना मैं इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप इसको कर पाओ, इस वर्ड को कहीं देखो तो समझ पाओ, ठीक है ना। अगला वर्ड नहीं तो मैं भी वही कर सकता हूँ जो सब लोग कर रहे हैं। वर्ड बताया, मीनिंग बताया, 25 वर्ड बता दूंगा जिसमें से 4 याद रह जाएंगे आपको, पर 4-5 ही वर्ड बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से यूज़ करके दिखाता हूँ। अगला वर्ड है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट्स में बांधना, दायरों में कन्फाइन करना। अब ये वर्ड आप ब्रेक करके जो है ना खुद से भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं है इसको रटा जाए। सरकम मतलब चारों तरफ, मतलब चारों तरफ। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। स्क्राइब वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में कुछ ड्रॉ करना। अगर आप यहाँ खड़े हो और चारों तरफ आपके ऐसे ड्राइंग कर दी जाए तो इसका मतलब क्या है भाई? मतलब क्या है इसका? लक्ष्मण रेखा खींच दी आपके चारों तरफ, आपको कन्फाइन या लिमिट कर दिया इसी दायरे के अंदर। समझ रहे हो ना वर्ड कैसे बना है? किसी भी चीज़ के चारों तरफ कोई एक रेखा खींच देना, सरकम उसको स्क्राइब कर देना, उसको लिमिट्स या दायरों में बांध देना। चलिए, द न्यू लॉ में सरकमस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर मीडिया। नया जो लॉ है हो सकता है सीमित कर दे अभिव्यक्ति के अधिकार को मीडिया के लिए, ठीक है। तो एनक्लोजर, एनक्लोज, लिमिट, कन्फाइन, और एक वर्ड है इसका सिनोनिम इम्पाउंड। आज मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, लिख दूंगा इम्पाउंड, है ना, सब इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ अपने। चलिए जी, अगली फ्रेजल वर्ब है अशर इन। किसी चीज़ की शुरुआत करना, ब्रिंग इन करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, फ्रेजल वर्ब है ये। कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। शीत युद्ध जो था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो लेकर के आया, इंट्रोड्यूस किया उसने एक नए पीरियड या युग को, एरा को, जो था न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आज इसका एक सिनोनिम देखेंगे अशर इन का, किक इन। व्हेन समथिंग किक्स इन, वो चीज़ शुरू हो रही है, वो चीज़ बिगिन हो रही है ना। चलिए, द मैच किक्स इन, कोई भी चीज़ जो, जब मूवी किक्स इन, जो भी चीज़ किक इन करेगी वो अपनी जो है मोशन में आ जाएगी, काम करने लगेगी। चलिए अगली फ्रेजल वर्ब, ये अगला वर्ड है हमारे पास रेपरकशन। बहुत बार हो चुका है वर्ड। किसी चीज़ के बुरे परिणाम कहलाते हैं रेपरकशंस। और कौन से बुरे परिणाम? जो दूर दराज के हों। जैसे आज आपने मेहनत नहीं की, आज एक एग्ज़ाम फेल हुआ आपका, इससे आपका 1 साल खराब हुआ, ये हुआ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, बैड कॉन्सिक्वेंस। लेकिन इस 1 साल के खराब होने से हो सकता है ज़िंदगी में और कई चीज़ों में आप पिछड़ जाएं 1-1 साल। समझ रहे हो मेरी बात को? जो आप 10 साल बाद देखे जा करके, यार 1 साल वो खराब हुआ था, उसकी वजह से ना बाद में ये नुकसान हो गया अपने को, तो वो उसके रेपरकशंस होंगे। समझ गए? आगे से आगे, आगे से आगे जो दूर दराज वाले बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव, एक सेकेंड, कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड के जो लॉकडाउन है वो लेकर के आए हैं बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणाम श्रीलंका के लिए। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसके सिनोनिम्स इम्प्लीकेशन, साइड इफेक्ट्स, फॉलोआउट और रेमिफिकेशंस। इम्प्लीकेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल। ये वर्ड मैंने आपको तोड़ के बताया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, और उपकरण का काम होता है किसी चीज़ को आसान बनाना। थर्मामीटर का काम होता है तापमान को, यानी टेम्परेचर की मेजरमेंट को आसान बनाना। स्टेथोस्कोप का काम होता है आपकी हार्ट बीट को चेक करने के काम को आसान बनाना, है ना। ग्लूकोमीटर का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है, जो लेवल है, उसको चेक करना या इजी बनाना। तो इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ को इजी बना देता है, और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी पर्पज़ को फुलफिल करना इजी बना दे, हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो उस पर्पज़ को फुलफिल करने में। जैसे आप ये बोल सकते हो, सर आपकी क्लासेज जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल रही हैं मेरी इंग्लिश की पढ़ाई में।
तो मेरी इंग्लिश का जो पर्पस था, पढ़ाई जो पूरी मुझे करनी थी, उसमें हेल्पफुल या सपोर्टिव रही है आपकी क्लासेस, है ना। ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अमन सर्स क्लासेस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन माई स्टडीज। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत ही हेल्पफुल या सपोर्टिव रोल था भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। इसको कंड्यूसिव, असिस्टिंग और पिवटल भी बोलते हैं। आज पिवटल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है आज का। एक सेकंड, ये थोड़ा अपने वो कर रहे हैं ना जूम इन, उसकी वजह से खराब हो रहा है। लास्ट वर्ड है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा जो एक आदमी दूसरे आदमी को भेजे। मैंने आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, है ना, यूपीआई से, तो ये रेमिटेंस है आपके लिए, जो मैंने आपके लिए सेंड की है। किसी भी पर्पज़ से मैं कर सकता हूँ, है ना। बस ये पर्पज़ होगा कुछ पर्सनल टाइप के पर्पज़ के लिए होती है रेमिटेंस। बिजनेस अगर पेमेंट होगी तो फिर वो रेमिटेंस ना होकर के, समझ गए, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी पेमेंट जो है हो जाएगी। चलिए रेमिटेंस को कैसे यूज़ करेंगे। इंडिया हैज़ सीन अ सब्सटेंशियल राइज इन फॉरेन रेमिटेंसेस इन रिसेंट ईयर्स। इंडिया ने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है, सब्सटेंशियल राइज देखा है बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस में पिछले कुछ सालों में। तो वैसे आंकड़ा तो ये कहता है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला जो देश है। हमारे इंडियंस 200 बिलियन डॉलर्स हर साल भारत में भेजते हैं। 200 बिलियन डॉलर्स का मतलब आप जानते हैं, यानी कि 15 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 15 लाख करोड़ रुपए। तो इतना पैसा इंडियंस के पास आता है, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए ये वोकैब का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये कह रही है कि इंडिया की इकॉनमी है $3.5 ट्रिलियन। ठीक है, और ये इकॉनमी जो है ना एक्चुअल में हो जाती है $5 ट्रिलियन अगर आप उन लोगों को शामिल कर लें जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन आज भी इंडियंस हैं दिल से, जिनके परिवार रिश्तेदार यहाँ हैं, जो आज भी पैसा भेज रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये $3.5 से $5 ट्रिलियन का जो सफ़र है ना, इंडिया बहुत ईजिली पूरा कर सकता है अगर इन लोगों को हम इंटीग्रेट करने का कुछ तरीका खोजें। कैसे भी करके इनको इंडिया बुलाएं, इनसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करवाएं। और करवाने का मतलब ऐसा नहीं है इनको मजबूर करना है, कुछ ऐसा करें कि खुशी खुशी जो है इंडिया में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। ऑलरेडी ये कर रहे हैं $200 बिलियन, जो कि हमारे एजुकेशन, हमारे हेल्थ बजट से पहले ही बहुत ज़्यादा है। $200 बिलियन हमें बाहर से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ और भी करना होगा। इन लोगों से हमें और बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज की टोन है एंथुजियास्टिक, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में, विगर के साथ में, जील के साथ में आपको ये पूरी कहानी इंडिया की बता रहे हैं। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है जी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैन नेवर बी circumscribed by location, your passport does not define who you are। कह रहा है जी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना, बिलोंगिंग मतलब रिश्ता, कहीं से बिलोंग करना, कहीं से नाता होना। कह रहा है जी रिश्ते का जो एक सेंस है, कह रहा है वो कभी भी सर्कमस्क्राइब नहीं किया जा सकता पैसिव वॉइस लगा के। कैन नेवर बी सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित करना, लिमिट करना। उसको कभी भी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। और किसके द्वारा? लोकेशन के द्वारा, आप कहाँ रहते हैं इस चीज़ के द्वारा। कह रहे आपका जो पासपोर्ट आगे वो डिफाइन नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है आप कौन है। तो अगर आप इंडियन हैं, 5 साल यूएस में गए, वहाँ काम किया, पासपोर्ट बनवा लिया, वहाँ का वीज़ा बन गया, तो ऐसा नहीं है दिल से आप इंडियन नहीं हैं। आप आज भी इंडिया के ही हैं, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार आज भी यहाँ है। तो लोकेशन से आपका रिश्ते का जो सेंस है वो सर्कमस्क्राइब नहीं हुआ, सीमित नहीं हुआ। अमेरिका जाकर के आप अमेरिकन नहीं बने। आपका पासपोर्ट नहीं बताता है आप कौन है। सेंस की वर्ब है कैन नेवर बी सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब करना, किसी को सीमित करना, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। पासपोर्ट की वर्ब है डज नॉट डिफाइन, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, एक्टिव वॉइस में। डिफाइन करना, किसी चीज़ को परिभाषित करना। यू की वर्ब है आर। और आगे बढ़ो। कह रहा है जी लुक एट द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस, यूजली डोमिनेटेड बाय Indian expatriates and persons of Indian origin to any cultural performance overseas। कह रहा है अगर आपको देखना ही है ना कैसे पासपोर्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, तो लुक ऐट करो, एक बार देखो इस चीज़ की तरफ। और किसकी तरफ? उस भावनात्मक प्रतिक्रिया की तरफ, इमोशनल रिस्पॉन्स की तरफ, जो है ऑडियंस का। और ये ऑडियंस कौन सी है? कह रहा है जी अक्सर जो कि डोमिनेटेड बाई होती है, अक्सर जो मेनली मिल करके बनी होती है इंडियन एक्सपेट्रिएट्स के द्वारा, भारतीय प्रवासियों के द्वारा, और या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के द्वारा, ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंडिया में है, जिनके मम्मी पापा कभी इंडिया में पैदा हुए थे। और कह रहा है ये रिस्पॉन्स किस चीज़ के सामने होता है? ये रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंडियन कल्चरल परफॉर्मेंस के सामने होता है जो होती है ओवरसीज, इंडिया से बाहर, है ना। तो कुछ परफॉर्मेंस आप कभी होते हुए देखो
वहाँ पे आप इंडियन डायस्पोरा को देखेंगे और उनका रिस्पॉन्स देख करके आपको पता लगेगा कि एक इंडिया तो इंडिया के बाहर भी बसता है, हर कंट्री में एक इंडिया बसता है। चलिए, सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखेगा नहीं, वर्ब जो है लुक है। सब्जेक्ट क्यों नहीं दिखेगा? ये सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप किसी को सजेशन, ऑर्डर, कोई कमांड, है ना, इस तरह की चीज़ करते हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, इसका मतलब ये है मैं आपसे नसीहत दे रहा हूँ मेहनत करने की पढ़ाई में। तो यहाँ पे स्टडी से सेंटेंस शुरू हो गया, स्टडी एक वर्ब है। तो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस जिसमें किसी को नसीहत या कोई ऑर्डर या कोई कमांड दी जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इनका सब्जेक्ट कौन होगा? इनका ऑटोमेटिक सब्जेक्ट होता है यू। मैं ऐसे हवा में तो नहीं बोलूँगा स्टडी हार्ड, आपको ही बोलूँगा ना बुला के। तो वैसे ही यहाँ भी आपसे ही बोला जा रहा है यू लुक एट। बात आ रही है समझ में? आप ही देखो, आपसे ही बात हो रही है, तो यू लुक एट। तो यू यहाँ पे इम्प्लिसिट सब्जेक्ट है। चलिए, एक्सपैट्रिएट मैंने आपको वर्ड बता रखा है, जो इंडिया से बाहर जाए, मतलब हमारी कंट्री से बाहर जाए। किसी भी कंट्री का एक्सपैट्रिएट वो होगा जो उस कंट्री से बाहर जाके बसने की मंशा रखता हो। अब ये दोनों वर्ड्स दिमाग में बिठाने पड़ेंगे आपको तोड़ के, एक्सपैट्रिएट एंड रिपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट वो आदमी है जो अब पैट्रिएट नहीं रहा, ये वर्ड ऐसा ही बना है ना, जरूरी नहीं है वो पैट्रिएट ना हो। अमेरिका जाकर के वो अमेरिकन होने के बावजूद भी इंडिया के लिए प्यार रख सकता है। लेकिन ये वर्ड कैसे बना है? जो आदमी अब देश प्रेमी नहीं रहा, एक्सपैट्रिएट हो गया, समबडी हु लीव्स, समवन हु लीव्स हिज या हर नेटिव। ठीक है। और रिपैट्रिएट कौन है? जो फिर से पैट्रिएट हो गया, यानी कि वो एक्सपैट्रिएट जो वापस इंडिया में लौट रहा है या अपनी नेटिव की तरफ आ रहा है। हु रिटर्न्स टू हिज हर नेटिव कंट्री। रिपैट्रिएट वापिस आना, एक्सपैट्रिएट यहाँ से चले जाना। ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी दिस ग्रुप, ओवरसीज का मतलब आप समझ गए ना, सात समंदर पार, ओवरसीज। ये ओवरसीज वर्ड पे एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, अभी अपने थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं। कह रहे जी दिस ग्रुप विच नाउ नंबर्स अराउंड 3.2 करोड़ इज हाईली स्किल्ड एंड सक्सेसफुल। कह रहा है ये जो ग्रुप्स एक्सपैट्रिएट्स का जो बाहर से बाहर रहता है, जो अभी नंबर करता है लगभग 3.5 करोड़, जो अभी मिल करके इसका आंकड़ा है 3.2 करोड़ का, ये बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप है। ग्रुप की वर्ब है इज, विच की वर्ब है नंबर्स। कह रहा है इन द यूएस फॉर एग्जाम्पल एवरेज इनकम ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रुप। कह रहा है जी अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो, फॉर यूएस की बात कर लो, एवरेज जो इनकम है भारतीय परिवारों की वो ज़्यादा है एवरेज इनकम से किसी भी अदर ग्रुप की। तो अगर आप इंडियंस की एवरेज इनकम देखेंगे यूएस में तो वो अमेरिकन से भी ज़्यादा है। अमेरिकन आदमी भी इतना पढ़ता लिखता नहीं है, इतनी अच्छी जॉब्स में नहीं आता है, क्योंकि इंडियन आदमी आपको देखोगे आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंडिया में चल रही है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे टॉप मोस्ट पोजीशंस के अंदर इनफैक्ट। तो इंडियंस की जो एवरेज इनकम है अमेरिका में वो अमेरिकन से भी ज़्यादा है, बाकी किसी और ग्रुप को, प्रवासी ग्रुप को तो आप छोड़ ही दो। इनकम की वर्ब है इज। ये दैट वाला कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता तो अभी आपको करवा देंगे, ठीक है। दैट दोज वाला कॉन्सेप्ट अभी आएगा। फिर कह रहे जी इन सेवरल कंट्रीज इंडियंस आर अमंग द टॉप अर्नर्स। कह रहे वैसे ही अमेरिका की तरह ही बहुत सारी कंट्रीज में इंडियंस जो हैं टॉप अर्नर्स में से एक हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं। इंडियंस की वर्ब है आर। आगे कह रहे हैं 2012 एस्टिमेट ऑफ द डायस्पोराज वेल्थ वॉज 1 ट्रिलियन। कह रहा जी 2012 का एक एस्टिमेट था जो इंडियन डायस्पोरा की वेल्थ का था, इंडियन प्रवासियों की पूंजी का था, वो था $1 ट्रिलियन। आज से 10-11 साल पहले इनके पास इतने पैसे हुआ करते थे अपने बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। एस्टिमेट की वर्ब है वॉज, डायस्पोरा आप समझ गए हैं, प्रवासी ग्रुप। कह रहे जी 10 ईयर्स लेटर दैट फिगर वुड हैव इंक्रीज सब्सटेंशली। कह रहा अब 10 साल हो गए हैं, ये फिगर जो है, ये आंकड़ा जो है वुड हैव इंक्रीज्ड, बढ़ गया होगा काफ़ी ज़्यादा, सब्सटेंशली। तो $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ डॉलर्स 2012 में थी ये इनकी वेल्थ, 1 लाख करोड़ डॉलर्स, समझ रहे हैं आप। अब कितने हो गए होंगे? अब वो बढ़ करके मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ डॉलर्स भी हो गए होंगे। 1.5 ट्रिलियन का एस्टिमेट इनका होना चाहिए। चलिए, फिगर की वर्ब है वुड हैव इंक्रीज्ड। वुड हैव V3 आप जानते हैं, ऐसा होता, वुड हैव V3। कुड हैव V3 ऐसा हो सकता था। शुड हैव V3, यहाँ पे अगर शुड लगा दूँ, शुड हैव V3 तो ऐसा होना चाहिए था। शुड से चाहिए, कुड से सकना, वुड से होता, तो ये तीनों फॉर्म्स याद रखनी है। थर्ड कंडीशनल में बेसिक्स में आपको अच्छे से करवाई गई है। बेसिक्स देख लेना जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे। सब्सटेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा, कंसीडरेबली, ड्रास्टिकली। करें इफ़ वी ऐड द कलेक्टिव इकोनॉमिक हेफ्ट ऑफ इंडियंस अब्रॉड टू इंडिया GDP विच विल बी 3.5 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ मार्च, देयर इज लिटिल डाउट
इंडियंस इन द मोस्ट फंडामेंटल सेंस ऑलरेडी जनरेट एन इकोनॉमिक वैल्यू वेल ओवर $5 ट्रिलियन। कह रहे जी अगर हम ऐड कर दें, अगर हम जोड़ दें इस मिले जुले यानी कलेक्टिव आर्थिक प्रभाव को, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को, और जो है इंडियंस के अब्रोड होने का, जो इंडियंस बाहर रहते हैं, और जोड़ना कहाँ है, जोड़ना है इंडिया की जीडीपी में। कह रहा अगर इनके आर्थिक प्रभाव को भी हम जोड़ दें इंडिया की जीडीपी में, क्योंकि ये है तो इंडियंस ही, अब अमेरिकन बने हैं या जो भी बन गए, कह रहा अगर ऐसा हो जाए, कह रहे ये वही जीडीपी है जो $3.5 ट्रिलियन हो जाएगी इसी मार्च के अंत में 2023 में। कह रहे तो फिर देयर इज लिटिल डाउट है, ना के बराबर ही कोई शक है हमें कि इंडियंस जो हैं सबसे फंडामेंटल सेंस में अगर देखा जाए, फंडामेंटल सेंस मतलब बेसिक तरीके से, अगर बेसिकली या फंडामेंटली देखा जाए तो ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं एक इकोनॉमिक वैल्यू को जो है $5 ट्रिलियन की, है ना। तो वो भी इंडियंस ही हैं, तो $5 ट्रिलियन तो हम ऑलरेडी जनरेट कर ही रहे हैं, 3.5 यहाँ कर रहे हैं, $1.5 ट्रिलियन इंडिया के बाहर कर रहे हैं। वी की वर्ब है एड, विच की वर्ब है विल बी, डाउट की वर्ब है इज, इंडियंस की वर्ब है जनरेट। हेफ्ट का मतलब होता है वैल्यू, जो वेट या इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज़ का प्रभाव कहलाता है हेफ्ट, है ना। चलिए, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा है इंडिया एज डिफाइंड बाय इट्स नेशनल बाउंड्रीज will likely have a GDP of $5 trillion by 2025. But the India that includes those abroad and invest in India in the India story is already a $5 trillion plus powerhouse. कह रहा है इंडिया वो वाला जो जैसा कि डिफाइंड बाय है, परिभाषित है अपनी नेशनल बाउंड्री के द्वारा, अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा। कह रहा है जी वो लाइकली रखेगा एक जीडीपी को $5 ट्रिलियन की 2025 तक। अगर इंडिया को इंडिया में ही देखें, आप बाउंड्रीज के अंदर देखें, तो 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होने वाले हैं। कह रहे लेकिन वो इंडिया जो इंक्लूड करता है उन लोगों को जो अब्रॉड में रहते हैं और जो इन्वेस्टेड हैं, जो निवेशित हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी में, इंडिया की स्टोरी में। कह रहे वो वाला इंडिया ना पहले से ही $5 ट्रिलियन प्लस पावर हाउस है, ऑलरेडी $5 ट्रिलियन से बड़ी एक इकॉनमी हो चुका है। इंडिया की वो है विल हैव, है ना, इंडिया विल हैव अ जीडीपी ऑफ $5 ट्रिलियन। फिर इंडिया की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इंक्लूड्स। सिंपल सेंटेंसेज हैं, मेरे ख्याल से रिपीट करने ऐसा कुछ है नहीं। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे, यहाँ पे बातें करेगा इन लोगों की, ये लोग कौन है, कैसे गए हैं, कहाँ से इतने पैसे आए हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा। कह रहा है जी द आइडिया हैज़ ब्रॉड एंड सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस। कह रहे दिस आइडिया जो है ना, इसकी ब्रॉड और सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है, इसकी काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है दूरगामी रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो आप इम्प्लीकेशन वर्ड देखते हैं, ये अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों के लिए आता है। अच्छी चीज़ों के भी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और बैड कॉन्सिक्वेंसेज भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आइडिया की वर्ब है हैज़, बीच में कोमा लगा हुआ, गलत लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कह रहे जी जस्ट एज एनी कंट्रीज टॉप इनकम अर्नर्स आर पिवटल टू इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब देखो बीच में डैश से डैश के बीच में बहुत कुछ आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी वाला पढ़ लो। सो कैन 3 करोड़ प्लस इंडियंस अब्रॉड बी अ ह्यूज एसेट फॉर इंडिया। कह रहे जी बिल्कुल उसी तरीके से, जस्ट एज, जैसे कोई भी कंट्री का जो टॉप इनकम अर्नर होता है, किसी भी कंट्री का अंबानी, अडानी और टाटा या बिरला होता है, वो पिवटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। कह रहे कि जैसे कि ये बात सच है कि हमारा देश चलता है अंबानी, टाटा और अडानी या बिरला की वजह से, अब ये बीच का निकाल दो। कह रहे वैसे ही ये काम भी किया जा सकता है, और क्या कि 3 करोड़ प्लस इंडियंस जो हैं अब्रॉड में हैं, वो एक ह्यूज एसेट हो सकते हैं, दे कैन बी ए ह्यूज एसेट फॉर इंडिया। आई बात समझ में। हमारे टॉप अर्नर्स सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमारे टॉप अर्नर्स इंडिया के बाहर भी हैं तो वो इंडियंस ही, तो वो लोग भी ह्यूज एसेट बन के इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। अब ये बीच में देख लो, ये लोग करते क्या हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, अंबानी अडानी, जिनको सब लोग गाली देते हैं गरीब लोग, ये लोग वास्तव में इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे करवाते हैं। दे इन्वेस्ट, दे इनोवेट, दे टेक रिस्क्स, दे बैक न्यू टेक्नोलॉजीज, दे क्रिएट जॉब्स। ये वही लोग हैं जो भारत में निवेश करते हैं, कुछ नया पैदा करते हैं, अपने सर पे, अपनी छाती पे जोखिम उठाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को लेकर के आते हैं, सपोर्ट करते हैं और फिर लास्ट में जॉब्स को क्रिएट करते हैं। तो जी ये होते हैं टॉप अर्नर्स जो पिवटल होते हैं किसी भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए। समझ में आ गया। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। टॉप अर्नर्स की वर्ब है आर, देख यहाँ पे इंडियंस की वर्ब है कैन बी। सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन के चैप्टर में बताया हुआ आपको। सो नाम का एडजेक्टिव अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए, सो नाम का एडजेक्टिव अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो वो इन्वर्जन कर देता है ना।
आई स्टडी इन दिस कॉलेज, अब यहाँ लिख रहा हूँ कोमा लगा के, सो डज शी, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और वो भी पढ़ती है। तो सो शी डज नहीं, सो डज शी, अपने आप ही हेल्पिंग वर्ब को मेन जो सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले ले आओ। तो सो कैन 3 करोड़ प्लस इंडियंस अब्रॉड बी अ ह्यूज एसेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये सो का चक्कर है, इन्वर्जन के चैप्टर में पार्ट नंबर 19 बेसिक ग्रामर सीरीज में अच्छे से करवाया हुआ है। ये दे इन्हीं के लिए आया, दे की वर्ब इन्वेस्ट, दे की वर्ब इनोवेट, दे की वर्ब है टेक, दे की वर्ब है बैक। चलिए और आगे बढ़ेंगे। पिवटल याद है आपको, इंस्ट्रूमेंटल, कंड्यूसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे दे ऑलरेडी सेंट 100 बिलियन इन रेमिटेंसेज टू देयर होम कंट्री एनुअली। कह रहे वो लोग पहले से ही सेंड कर रहे हैं 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। तो हर साल इतना पैसा वो पहले ही सेंड कर रहे हैं, रेमिटेंसेज को सेंड कर रहे हैं भारत में, होम कंट्री में एनुअली। कह रहे ये फिगर जो है हाईएस्ट रेमिटेंस फिगर है पूरी दुनिया में, इससे ज़्यादा पैसा किसी भी कंट्री के लोग अपनी कंट्री में वापस नहीं भेजते हैं। देखिए वो है सेंड। रेमिटेंस वर्ड को देख लेना, पेमेंट या मनी ऑर्डर जो आप बाहर से कहीं से भी किसी को भी भेजते हो ना, पर्सनल पेमेंट्स होती हैं। चलिए अब ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आपको सजेशन दिए गए हैं इंडियंस को आपको कैसे हार्नेस करना है, इंडियंस को इंटीग्रेट करना है। उससे पहले 2 छोटे छोटे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपसे शेयर करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट था ओवरसीज पे और इस वर्ड पे अब्रॉड पे। ओवरसीज मतलब 7 समंदर पार, जो ओवर द सीज है, और इसका मतलब क्या हो गया? विदेश में, इन ए फॉरेन लैंड। अब ध्यान ये रखना है, फॉरेन लैंड, फॉरेन, इन सब के आगे आप देखेंगे टू या इन लगा हुआ। आई एम गोइंग टू फॉरेन, ही लिव्स इन फॉरेन। लेकिन ओवरसीज और एब्रोड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाती हैं, जब भी एडवर्ब की जगह एडवर्ब की तरह काम करती हैं, इनके आगे टू या इन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द पीएम विल लीव ऑन, या लीव फॉर कर देते हैं, लीव फॉर एन ऑफिशियल विजिट टू अब्रॉड। पीएम साहब निकलेंगे एक ऑफिशियल विजिट पे अब्रॉड की तरफ। अब यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अब्रॉड लिख दो। ये टू तो तब आता है जब लिखा होता है यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, है ना, इटली, जर्मनी, कुछ जगह का नाम दिया होता तो टू लगा के बता देते। लेकिन अब्रॉड अपने आप ही एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस टू की जरूरत नहीं रखता। टू और इन इसके आगे नहीं लगाना है, कहने का मतलब ये। शी लिव्ड इन अब्रॉड या शी लिव्ड इन ओवरसीज फॉर मेनी ईयर्स टू लर्न रॉकेट इंजीनियरिंग। वो रही अब्रॉड में या ओवरसीज में कई साल रॉकेट इंजीनियरिंग को लर्न करने के लिए। कहाँ रही भाई? अब्रॉड में या ओवरसीज में। तो जब कहाँ की बात कर रहे हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हो, तो इन लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिखें शी लिव्ड अब्रॉड या शी लिव्ड ओवरसीज। बात आ रही है ना समझ में? इन या टू की बात लगाने की जरूरत नहीं है जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, जब ये कहाँ का जवाब दे रहे हो सेंटेंस में। अब अगला सेंटेंस देखो, देयर प्रोडक्ट्स आर हाई इन डिमांड इन ओवरसीज मार्केट्स। उनके प्रोडक्ट्स बहुत हाई इन डिमांड है विदेशी बाजारों में, 7 समुद्र पार की मार्केट्स में। इनको निकाल दें, यहां से भी निकाल दें क्या? देखो यही फॉर्मूला है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तभी निकालना है। यहां पे ओवरसीज भैया एक एडजेक्टिव है, नाउन है इसके सामने मार्केट्स, जिसको कर रहा है मॉडिफाई। बात आ रही है समझ में? जब ये एडजेक्टिव बनाए तो पंगे मत लो इससे। इन ओवरसीज मार्केट बिल्कुल ठीक है ना। अगर मार्केट्स यहां से निकलाओ, अगर मार्केट्स निकलाओ हाई इन डिमांड इन ओवरसीज, तो फिर इनको निकाल दो, फिर ओवरसीज को बिना इनके रख दो, ओवरसीज एक एडवर्ब प्लेस बन जाएगा। लेकिन जब ओवरसीज के बाद में मार्केट्स लिखा हुआ है तो फिर इनका लगना जरूरी है। यहाँ ये एडवर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है, नाउन के लिए आया हुआ है। थोड़ा सा फॉर्मूला को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है डैट वाला या दोज वाला। बड़े अच्छे से आपको बताया हुआ है कि कंपेरेबल चीज़ों को ही कंपेयर किया जाता है अंग्रेजी में। एप्पल को ऑरेंज के साथ में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? द डिफेंस बजट ऑफ चाइना इज 3 times मोर देन इंडिया। डिफेंस बजट जो है चाइना का 3 गुना ज़्यादा है भारत से। तो भारत का अगर 100 बिलियन डॉलर है तो चाइना का 300 बिलियन डॉलर है ना। सेंटेंस गलत है। चाइना का जो डिफेंस बजट है ना, चाइना का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया से ज़्यादा नहीं है, वो इंडिया के डिफेंस बजट से ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि आपको कंपेरेबल चीज़ों को कंपेयर करना है ना। डिफेंस बजट को डिफेंस बजट से कंपेयर करो, इंडिया से कंपेयर मत करो। कुर्सी को मेज से कंपेयर करो, फिल्म को टीवी सीरीज से कंपेयर करो, है ना। फल को फ्रूट से या किसी मिठाई से कंपेयर करो। ऐसी चीज़ों को कंपेयर करो जो एक कैटेगरी में रखी जा सकती है, खाने की कैटेगरी में, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। ये बजट की कैटेगरी की बात हो रही है, तो मोर देन इंडिया ना लिखें, या लिखें मोर देन द डिफेंस बजट ऑफ इंडिया। ठीक है,
ऐसे आपको लिखना चाहिए। अब दिक्कत इसमें ये है कि लिख तो सकते हैं लेकिन डिफेंस बजट 2 बार आ गया, डिफेंस बजट यहाँ भी आ गया, डिफेंस बजट यहाँ भी आ गया, तो इसका इलाज क्या है, दूसरी बार जो डिफेंस बजट लिखा है ना इसकी जगह आप लिख दें दैट। बस यही कॉन्सेप्ट है, दैट आपको लगाना आना चाहिए। यहाँ भी वही हुआ है, एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज हायर देन, अब यहाँ पे दैट लिख के एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, एवरेज इनकम ऑफ एनी अदर ग्रुप। आगे बात समझ में, दैट क्यों लगा यहाँ पे, एवरेज इनकम को एवरेज इनकम से कंपेयर करने के लिए। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर वे बेटर देन इन एशिया। लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं दुनिया के वेस्टर्न पार्ट्स में, पश्चिमी देशों में बहुत बेहतर हैं बजाय जो है एशिया के। अगेन लिविंग स्टैंडर्ड्स को लिविंग स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है और आपने देन के बाद लगा दिया है एशिया, तो भैया एशिया से नहीं है, आपको यहाँ लिखना चाहिए देन द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन एशिया। बात आई समझ में। अब ध्यान क्या रखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स 2 बार आ रहा है, यहां पहले भी आ गया बाद में भी आ गया, तो क्या करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स दूसरी बार लिखने की जगह लिख देंगे दैट, है ना, ऐसा ही करेंगे ना, तो मैं यहां लिख देता हूं दैट। अब ध्यान दे लेना, स्टैंडर्ड्स यहां पे प्लूरल है, बजट सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए दैट, प्लूरल के लिए क्या, दोज, दैट का प्लूरल दोज, है ना। तो ये दैट और दोज में से क्या लगाना आपको चूज करना होगा, जिस चीज को दूसरी बार नहीं लिख रहे हो वो प्लूरल है तो दोज, अगर वो सिंगुलर है तो दैट। रिटर्न यील्ड ऑफ रियल एस्टेट इज लोअर बट सेफर इन कंपैरिजन टू इक्विटी मार्केट। जो रिटर्न यील्ड है, जो मुनाफे की दर है रियल एस्टेट की, वो नीची है लेकिन ज़्यादा सेफ है कंपैरिजन में इक्विटी मार्केट्स के। तो इक्विटी मार्केट्स के रियल मार्केट की मुनाफे की दर जो है ना वो लोअर और सेफर है, इसकी दर को मार्केट से कंपेयर मत करो, मार्केट की दर से कंपेयर करो इक्विटी मार्केट की, है ना, शेयर बाजार की। तो यहाँ पे यील्ड की जगह आपको फिर यील्ड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन टू दैट ऑफ कर देता हूँ, यील्ड का आपने दूसरी बार जो है समझ गया ना, उसको दूसरी बार आपने लिख दिया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट जो है सेंटेंस है इसको मैंने सही तो कर दिया लेकिन इसमें अभी भी एक एरर पड़ी हुई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने 3 दिन पहले करवाया था, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, एक एरर इसमें अभी भी पड़ी हुई है। जो लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं वो सही करके कमेंट्स में डालना, जो सही होगा मैं कमेंट में हार्ट दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा सही है गलत है, ठीक है। तो ये 3 दिन पहले करवाया कॉन्सेप्ट है, आज करवा नहीं रहा हूँ, नोट्स को निकालो, पुरानी क्लास को देखो और इसको सही करके इस सेंटेंस में एक और एरर रखी है उसको सही करो। चलो अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे, ग्रामर आज की खूब हो गई है। कह रहे जी इन बिजनेस नेटवर्क इफेक्ट्स किक इन व्हेन द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंट्रिंसिकली टाइड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूजर्स। कह रहे अगर व्यापार के फील्ड में देखें तो नेटवर्क इफेक्ट जो है वो शुरू होता है, किक इन होता है। और कब किक इन होता है भाई, कब बिगिन होता है, जब वैल्यू जो है एक प्रोडक्ट की वो इंट्रिंसिकली टाइड होती है, नेचुरली बंधी हुई होती है। इंट्रिंसिकली मतलब अंतर्निहित तौर पे, ऑटोमेटिकली या नेचुरली। और किससे बंधी हुई होती है, इंक्रीज से, यानी कि जो है इजाफे से नंबर ऑफ यूजर्स में, जितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू तभी अनलॉक होगी, तभी वो नेटवर्क इफेक्ट उस प्रोडक्ट का शुरू होगा बिजनेस के अंदर, जब किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को आप उसके नंबर ऑफ यूजर से जोड़ देंगे, है ना। थोड़ा बिजनेस आइडिया है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, मीनिंग निकाल लो आप इसका। नेटवर्क इफेक्ट्स की वर्ब है किक इन, किक इन होना किसी चीज़ का बिगिन होना, शुरू होना। वैल्यू की वर्ब है इज टाइड, पैसिव वॉइस में। इंट्रिंसिकली मतलब अंतर्निहित तौर पे, फंडामेंटली, ऑटोमेटिकली या नेचुरली। कह रहा है जी इमेजिन द नेटवर्क इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, अब यहाँ पे डैश लगा के बता रहा है, द नेटवर्क इफेक्ट ऑफ हाई अर्निंग हाई परफॉर्मिंग इंडियंस अब्रॉड एंटायरली इन्वेस्टेड इन द आइडिया ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। अब करें इमेजिन करो नेटवर्क इफेक्ट को ह्यूमन बींग्स के, इसी तरीके से सोच के देखो ह्यूमन बींग्स का नेटवर्क इफेक्ट क्या होगा। और ये नेटवर्क इफेक्ट होगा बहुत अच्छी कमाई करने वाले, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले इंडियंस जो अब्रॉड रहते हैं और पूरे तरीके से निवेशित हैं, इन्वेस्टेड हैं, दिल जान उनका बसा हुआ है इंडिया की जो है आइडिया में, इस विचार में, इंडिया की प्रोग्रेस के। तो इनका नेटवर्क इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इमेजिन आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल वैसा ही है कि स्टडी हार्ड, स्विच ऑन द लाइट्स, इमेजिन द नेटवर्क इफेक्ट, है ना। तो यू यहाँ पे इम्प्लिसिट सब्जेक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपको समझ में आ गया। कह रहे जी द इंडिया ऑफ टुडे नोज द इमेंस वैल्यू ऑफ द डायस्पोरा बट इंडियन लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट थिंक ऑफ मैनी मोर वेज। कह रहा है इंडिया जो है भारत का जानता है बहुत बड़ी वैल्यू को, बहुत बड़ी कीमत को हमारी डायस्पोरा की, है ना। हम अच्छे से जानते हैं लोग कौन है,
कह रहे लेकिन हमारे लीडर्स को और पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना होगा और कई तरीकों के बारे में, मैनी मोर वेज के बारे में, जो है ऑफ इंटीग्रेटिंग द डायस्पोरास इकोनॉमिक डायनेमिज्म टू द इंडिया स्टोरी, जो है इंटीग्रेट करने के, यूनिफाई करने के, एक बना देने के डायस्पोरा की इकोनॉमिक डायनेमिज्म को, इनके आर्थिक उत्साह को, और किसके साथ? इंडिया की स्टोरी के साथ। तो जो ऊपर सेंटेंस आपने पढ़ा था वही लिखा हुआ है, इंडिया की वर्ब है नोस, लीडर्स पॉलिसी मेकर्स की वर्ब मस्टिंग। इंटीग्रेट करना, जोड़ देना है ना, यूनिफाई कर देना। डायनेमिज्म मतलब उत्साह, गतिशीलता। डायस्पोरा प्रवासी ग्रुप। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसकी टोन क्या है पूरे आर्टिकल की। सिनिकल और डिसमिसिव है, क्रिटिकल और स्केप्टिकल है, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव है, या ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक है। आंसर को फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहां से जाके चेक कर लेना। सेकंड में पूछा है जी, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज माइट बी इफेक्टिव इन फुली इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इनटू इंडियाज इकोनॉमी। कह रहा अगर आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है पैसेज में उसको बेस बना लें तो इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होगी अच्छे तरीके से एकीकृत करने में, इंटीग्रेट करने में आर्थिक पोटेंशियल को इंडियन डायस्पोरा की भारत की इकोनॉमी में। तो इन डायस्पोरा को इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करवाने में कौन सी पॉलिसी अच्छी लगेगी आपको? ये पहली वाली, दूसरी वाली, या तीसरी वाली? इनसे कल्चर इंटीग्रेशन करवाएं, भारत के कल्चर में इनको इंटीग्रेट करें, या इनको एक्सपेट्रिएट्स को एनकरेज करें कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें कि वो इंडियन बिजनेसेस के साथ में कोलैबोरेट कर सकें, उनके साथ में भागीदारी या योगदान दे सकें। तो क्या लगता है तीनों में से कौन सी आपको लगती है कि अच्छी पॉलिसी होगी, या फिर आपको लगता है चारों ही अच्छी होगी तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा? तो कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच हो जाएगा। थर्ड आ जाओ। थर्ड में पूछा जी, सर्कमस्क्राइब वर्ड का क्या सिनोनिम होता है? मेरे ख्याल से इजीली निकाल लोगे, अच्छे से वर्ड आपको ब्रेक करके बताया है। तीनों ही वर्ड्स के सिनोनिम निकालने हैं आपको, है ना। एक मीनिंग और लिख देता हूँ मैं इसके साथ में, डी लिख देता हूँ, नन। ठीक है, नन। नन अगर आपको लगे चारों में से कोई भी नहीं है तो नन आपका आंसर बन जाएगा। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग निकालना है। चौथे में सेंटेंस इंप्रूव करना है, इस पार्ट में एक इंप्रूवमेंट अगर हो सकती है तो करके दिखाओ, कोशिश करना। पांचवें में एरर निकालनी है। अच्छा, बताऊंगा नहीं मैं इसको, ठीक है, खुद से करके बताओ। कॉन्सेप्ट्स आपको करवा दिए गए हैं, उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। पांचवें में एरर निकालो। छः में पूछा है जी, प्रवासियों के ग्रुप को जो भारत से बाहर रहता है, किसी भी देश से अब्रोड या ओवरसीज जाके सेटल्ड होता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? वन वर्ड की फॉर्म में। तो अच्छे से वर्ड आपको 20 बार इस आर्टिकल में बार बार आया है ना, प्रवासियों का ग्रुप। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में है, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी कल की क्लास में। कंटेंट ऐसा लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना मिले, ना यूट्यूब पे ना पेड कोर्सेज में। अगर आपको इस कंटेंट से फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, इसको लाइक और शेयर दे करके आगे रीच दिलवाएं, है ना, ताकि इस कंटेंट को मैं लाता रहूं आपके लिए, आपके बाद आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें, सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।